19th G20 समिट 2024, जिसे ऑफिशियली समिट रियो 2024 के नाम से जाना जाता है, 18 और 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया। ब्राजील ने दिसंबर 1, 2023 को G20 की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी संभाली, जिसकी वजह से उसने 2024 का G20 समिट ऑर्गेनाइज किया था। G20 बेसिकली 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल है। G20 मेंबर्स में वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का मिक्स शामिल है। G20 मेंबर्स मिलकर वर्ल्ड जीडीपी के 80% से अधिक, इंटरनेशनल ट्रेड के 75% और वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यह इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स आर्किटेक्चर और रिलेटेड गवर्नेंस को शेप और स्ट्रेंथ देता है। इस ग्रुप का ओरिजिन 1997-98 में एशियन टाइगर्स, दैट इज ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के फाइनेंशियल क्राइसिस से हुआ था, जिसके कारण 1999 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। ये पहले ग्लोबल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर डिस्कस करने के लिए मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंशियल मिनिस्टर के लिए एक फोरम के रूप में काम करता था। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब यह क्लियर हो गया कि क्राइसिस कोऑर्डिनेशन केवल हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर ही पॉसिबल होगा, तो इसे स्टेट हेड या गवर्नमेंट के लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। इसके बाद यह डिसाइड किया गया कि G20 लीडर्स एनुअली एक बार मीटिंग करेंगे। तब से G20 के लीडर्स रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं और G20 ग्लोबल इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन के लिए लीडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। इस समिट को प्रिपेयर करने के लिए G20 कंट्रीज के फाइनेंशियल मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर साल में 2 बार अपनी अपनी मीटिंग करते हैं। वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग के साथ ही मिलते हैं। G20 में 19 कंट्रीज, दैट इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इन मेंबर कंट्रीज के अलावा G20 हर साल गेस्ट कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, आसियान एक्सेट्रा को अपनी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता है। G20 प्रेसिडेंसी एनुअली सिस्टम के अकॉर्डिंग रोटेट होती रहती है, जो टाइम के साथ रीजनल बैलेंस इंश्योर करती है। प्रेसिडेंसी सिलेक्शन के लिए 19 कंट्रीज को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से प्रत्येक में 4 से ज्यादा कंट्रीज नहीं है। इस ग्रुप के बीच प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। हर साल G20 किसी दूसरे ग्रुप से किसी कंट्री को प्रेसिडेंट के रूप में चुनता है। इंडिया ग्रुप 2 में शामिल है, जिसमें उसके साथ रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की भी है। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है। इसके बजाय G20 प्रेसिडेंट अदर मेंबर्स से कंसल्ट करके और ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट के रिस्पॉन्ड में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर साल जब कोई न्यू कंट्री प्रेसिडेंसी लेता है, तो वो प्रीवियस प्रेसिडेंसी और नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के साथ मिलकर काम करता है। इसे सामूहिक रूप से ट्रोइका नाम से जाना जाता है। ये ग्रुप के एजेंडा की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। G20 प्रेसिडेंसी वाला देश समिट होस्ट करता है और कैलेंडर ईयर के लिए एजेंडा डायरेक्ट करता है। G20 के एडवाइस लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं और मेंबर कंट्रीज का इन्हें इम्प्लीमेंट करना रिक्वायर नहीं है। G20 मेंबर्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिलकर काम करते हैं। G20 ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी इसकी इफेक्टिवनेस के सेवरल चैलेंजेस और लिमिटेशन भी है। जिन कंट्रीज में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम के रेंज वाइड है, उनके लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज पर एग्रीमेंट पर पहुंचना डिफिकल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान G20 को कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देने में स्ट्रगल करना पड़ा। क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर ग्रुप में कभी कभी टकराव की सिचुएशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस जैसी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी म्यूचुअल एग्रीमेंट तक पहुंचने में विवाद का कारण बन जाता है। G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट नहीं है, जिसके कारण डिस्कशन को एक्सपेंशन के साथ मॉनिटरिंग करना अनमैनेजेबल और इनएफिशिएंट हो जाता है। मेंबर कंट्रीज G20 मीटिंग में लिए गए डिस्कशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगली बाउंड नहीं होते। फॉर एग्जांपल G20 कंट्रीज ने टेररिज्म के फाइनेंसिंग को प्रिवेंट करने के लिए गाइडलाइंस पर अपनी सहमति दी गई थी, लेकिन इन गाइडलाइंस के कॉम्प्लायंस को इन्फोर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। G20 में केवल 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसका मतलब है कि अदर इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स इसमें शामिल नहीं है। मेंबर के एक्सपेंशन से यह इंश्योर करने में हेल्प मिल सकती है कि यह ग्रुप ग्लोबल इकोनॉमी का मोर रिप्रेजेंटेटिव है।
G20 समिट में इंडिया की प्रायोरिटी बेसिकली करप्शन से फाइट करने के लिए टैक्स इन्वेजन चेक करना, टेरर फंड को चोक करना, रेमिटेंस की कॉस्ट को कट करना, की ड्रग के लिए मार्केट एक्सेस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए इसमें रिफॉर्म लाना, पेरिस एग्रीमेंट का फुल इम्प्लीमेंटेशन है। G20 दुनिया की हर प्रॉब्लम का रामबाण इलाज नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट 10 ईयर में G20 इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म रहा है। G20 की तरह इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस जरूरी है, क्योंकि राइजिंग पावर ग्लोबल ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने और उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश रही है। G20 को IMF, OECD, WHO, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहिए। प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग का काम उन्हें सौंपना चाहिए। सभी मेंबर कंट्रीज के बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तुलना में ग्लोबल कोऑपरेशन को प्रायोरिटीज दी जानी चाहिए। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट और रशिया और वेस्ट के बीच डिफरेंसेस को रिसॉल्व करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का यूज किया जाना चाहिए।